हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास ट्वेल्थ का विलियन वाले यूनिट के एमसीक्यूज क्वेश्चन। तो आज हमारे पास क्लास ट्वेल्थ के विलियन के एमसीक्यूज का भाग नंबर 2 है। और इससे पहले एक वीडियो में भी आपने विलियन के एमसीक्यूज अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल किया है। मैं सभी बच्चों को कहना चाहता हूं कि सब बच्चे बस ईमानदारी से अपने आंसर चैट बॉक्स में लिखते जाएंगे। मैं आपके कमेंट्स, आपके आंसर देखता रहूंगा और आप भी देखते रहो कि आप क्या आंसर लिख रहे हो। और आज के हमारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और एक काम आपको और करना है कि जैसे मैंने यहाँ लिख रखे हैं नंबर, कितने नंबर लिख रखे हैं? 11। तो 11 नंबर आप अपनी नोटबुक में लिखो और मेरे साथ साथ अपने आंसर लिखते रहो। जो मैं आंसर आपको बताता हूं, यदि आपका आंसर सही है तो राइट का निशान, गलत है तो क्रॉस का निशान लगाओ। और अपना जो मैं सही उत्तर बताता हूं आपको उसे लिखो कि हमारा गलत है पर सही उत्तर यह है। और लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बता देना कि आपके 11 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और ये 11 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पक्की बात है, इनमें से बोर्ड एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। विलियन के 11 बहुविकल्पीय प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, किसी ठोस विलेय की अधिकतम मात्रा जो दिए गए विलेय द्रव की विशिष्ट मात्रा पर निर्भर नहीं करती है। नंबर ए ताप, नंबर बी विलेय की प्रकृति, नंबर सी दाब, नंबर डी विलायक की प्रकृति। बताओ विलेय की अधिकतम मात्रा इनमें से किस पर निर्भर नहीं करती है? विलेय की अधिकतम मात्रा इनमें से किस पर निर्भर नहीं करती है? उत्तर लिखो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में। आपको अपने उत्तर सबको चैट बॉक्स में लिखने हैं, ठीक है? चैट बॉक्स में अपने उत्तर लिखने हैं, जल्दी लिखो। और अपनी नोटबुक पे भी लिखो उत्तर। बताओ सही उत्तर क्या है। इन्होंने कहा है कि किसी ठोस विलेय की अधिकतम मात्रा किस पर निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन ए दिया है ताप। बेटे ताप बढ़ाओगे ना तो विलेय की घुलनशीलता बढ़ेगी, यानी विलेय की अधिकतम मात्रा बढ़ेगी। ताप बढ़ाने पर ज्यादातर ऐसा होता है, ज्यादा घुलता है कोई भी पदार्थ किसी भी विलायक में। नंबर बी है विलेय की प्रकृति। भाई यदि विलेय और विलायक दोनों ध्रुवीय हैं तो घुलनशीलता तो ज्यादा होगी, और यदि उनमें से एक ध्रुवीय और एक अध्रुवीय है तो घुलनशीलता कम होगी। तो इसका मतलब विलेय की प्रकृति पर भी अधिकतम मात्रा कितनी विलेय की घुलेगी निर्भर करती है। ठीक है। सी दे रखा है दाब। दाब बढ़ने पर विलेय की घुलनशीलता या अधिकतम मात्रा परिवर्तित नहीं होती है किसी भी विलायक में। और डी दे रखा है विलायक की प्रकृति। भाई विलायक को तो हमें देखना होता है कि ध्रुवीय है अध्रुवीय है, जिस तरह विलेय को देखना होता है। तो इसका मतलब यह है कि केवल इनमें से एक दाब ऐसा है जिसके बदलने पर विलेय की विलायक में घुलनशीलता या अधिकतम मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। केवल कौन है ऐसा? दाब। और यहां ध्यान रखना है कि ठोस विलेय है, ठोस विलेय। यदि द्रव को आप घोल दोगे या गैस को घोल दोगे तो दाब प्रभावित करेगा। हेनरी का नियम तो पढ़ा है आपने। यहां ठोस विलेय की बात चली है तो ठोस विलेय की घुलनशीलता या ठोस विलेय की विलायक में अधिकतम मात्रा को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता है दाब, परंतु ताप प्रभावित करता है। आपको पता है कि गर्म पानी में नमक ज्यादा घुलेगा, गर्म पानी में चीनी ज्यादा घुलेगी, गर्म पानी में शक्कर ज्यादा घुलेगी, गर्म पानी में ग्लूकोज ज्यादा घुलेगा। इसका मतलब ताप तो निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है किसी भी पदार्थ की घुलनशीलता कितनी होगी। ठीक है, ठोस पदार्थ की। और विलेय की प्रकृति और विलायक की प्रकृति मैंने आपको बताया कि ध्रुवीय अध्रुवीय में से आपको देखना होता है कि कैसा है विलेय या विलायक। तो यहाँ केवल सी, इसका सही उत्तर सी है, यानी दाब बदलने पर किसी भी ठोस विलेय की विलायक में घुलनशीलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है बेटे, चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखो जरा। दूसरा क्वेश्चन है, 18 ग्राम ग्लूकोज अणुभार दे रखा है 180 को 500 ग्राम जल में घोलने पर विलयन की मोललता होगी। मोललता पूछी है, बताओ सही उत्तर क्या होगा। 2 मिनट, 1 मिनट में सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। सॉल्व करो जल्दी और सही बताओ ए बी सी डी में से कौन सा आंसर सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 ग्राम ग्लूकोज अणुभार 180 को 500 ग्राम H2O में घोलने पर विलयन की मोललता होगी। लिखा बेटे आंसर?
लिखा नहीं आंसर? देखो, कुछ बच्चों ने लिखा है आंसर, कुछ तुक्का मार रहे हैं अपना। 18 ग्राम ग्लूकोज को, तो इन्होंने भार दे रखा है ग्लूकोज का भार। मैं लिखूंगा ग्लूकोज का भार, नीचे से लिखता हूं, यहां से लिखता हूं, यहां से। ग्लूकोज का भार दे रखा है इन्होंने 18 ग्राम। 18 ग्राम ग्लूकोज अणु भार दे रखा है। अणु भार को आप किससे लिखते हो? MB, मॉलिक्यूलर वेट। 180 होता है ग्लूकोज का, वैसे भी आपको याद करा रखा है। 500 ग्राम जल में, यहां दे रखा है विलायक का भार 500 ग्राम। आपको पता है इन्होंने पूछी है, क्या पूछी है? मोललता। यदि आपको मोललता बतानी है तो विलायक के भार को किलोग्राम में आपको बदलना पड़ेगा। 500/1000 कर लो आप इसे, ये हो जाएगा 1/2 किलोग्राम। अब देखो क्वेश्चन को, इन्होंने पूछी है हमारे से मोललता। आपको मोललता का फार्मूला तो पता है, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणा विलायक का भार किसमें? किलोग्राम में। ये फार्मूला आपको बता रखा है। वैल्यू पुट करो। विलेय का भार कितना है? 18 ग्राम। अणुभार कितना है? 180। और विलायक का भार किलोग्राम में कितना है? 1/2। तो ये 2 तो ऊपर चला जाएगा ना, और 18 धाम 180, तो 2 तो चला गया ऊपर, और बटे में है 10। 10 में कितने जीरो हैं? 1 जीरो है, तो दशमलव यहां से हटके यहां आ जाएगा। ये हो जाएगा 0.2 m। ये आंसर है। बताओ कौन सा ऑप्शन है सही? कौन सा ऑप्शन है सही बताओ? 0.2 m कौन सा है? बी। तो इसका मतलब दूसरे का बी सही है। देखो किसने लगाया था बी। कुछ बच्चों ने तो क्वेश्चन करा ही नहीं है ये। और मैंने आपको जब चैप्टर को पढ़ाया था, जब आपको मोललता सिखाई थी, तो वहां भी मैंने मोललता के बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए थे। चलो खैर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो, एक मोलल विलयन में विलेय का मोल प्रभाज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक मोलल विलयन में विलेय का मोल प्रभाज होता है। बताओ उत्तर क्या होगा? एक मोलल विलयन में विलेय का मोल प्रभाज कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। ये कौन सा था क्वेश्चन? ये था दूसरा क्वेश्चन। यहां लिख देता हूं, बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहना। अब हम कर रहे हैं तीसरा क्वेश्चन। लगा दिया आपने आंसर? इस क्वेश्चन में तो रट्टा मार लो, बिल्कुल रट्टा मार लो, पेपर में आएगा, ध्यान रखना है बिल्कुल। ये दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीसरा क्वेश्चन जो मैं अब बताने जा रहा हूं, वैसे ज्यादातर बच्चों ने उत्तर दे दिए, कुछ बच्चे उत्तर दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, ध्यान रखना। इन्होंने कहा है एक मोलल विलयन में, यानी इन्होंने मोललता हमें दी है 1। मोललता कितनी दी है? 1 मोल प्रति किलोग्राम। विलेय का मोल प्रभाज बताओ। ठीक है, 1 मोलल का मतलब मोललता दे रखी है 1, और इन्होंने दिया है हमारे पास 1 मोल प्रति किलोग्राम ही तो होती है। मोललता का मात्रक होता है कि विलेय के कितने मोल विलायक के 1 किलोग्राम में घुले हैं, इसे ही तो कहते हैं मोललता। तो इन्होंने हमारे से पूछा है विलेय का मोल प्रभाज। यहां लिख देता हूं, इन्होंने हमारे से पूछा है XB, या आप इसे चाई बी भी कह सकते हो। चाई ऐसे लिखा जाता है ना, ऐसे चाई बी या XB। ज्यादातर टीचर या बच्चे इसे XB ही बोलते हैं, तो आप XB बोल लो या चाई बी बोल लो, एक ही बात है। देखो इसमें आपको क्या करना है, मैं सीधा हिट करवाता हूं। चलो इस क्वेश्चन को, जब भी आपको विलेय का मोल प्रभाज निकालना हो, तो आप एक काम करो, मोललता बटे मोललता प्लस 55.56। ये क्या है? जल के मोलों की संख्या है। क्या है? जल के मोलों की संख्या। भार बटे अणुभार से निकाल ली है। आप यदि इस फार्मूले को याद कर लोगे ना, इस फार्मूले को, तो ज्यादा टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। यह फार्मूला कब लगता है? जब मोललता से मोल प्रभाज निकालना हो, किसका? विलेय का। अब बताओ मोललता कितनी दी है इन्होंने? 1। मोललता कितनी दी है? 1 प्लस 55.56, तो ये हो जाएगा 1/55 और 1 56, 56.56। तो जब आप 1 को 56.56 से भाग करोगे, तो ये आ जाएगा लगभग आपका 0.0176। ये आ जाएगा 0.0176।
जिसे लगभग बराबर, यदि आप यहाँ तक राउंडिंग मारोगे ना तो ये हो जाएगा 0.018। ठीक है, इतना आएगा उत्तर। अब देख लो, राउंडिंग 3 अंक तक मैंने इसलिए की है क्योंकि हमें जो तीसरे क्वेश्चन में इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं दशमलव के 3 अंकों तक दे रखे हैं, इसलिए दशमलव के बाद 3 अंकों तक मैंने इसका निकटन या संनिकटन किया है, राउंडिंग की है। और आपको पता है कि राउंडिंग करते समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जिस अंक को आप छोड़ रहे हो वो अंक यदि 5 से बड़ा है तो रखे जाने वाले अंतिम अंक में 1 इकाई की वृद्धि हो जाती है, इसलिए मैंने 7 का क्या बना दिया 8। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा क्वेश्चन था ये, तीसरा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही है, बी। तो इसका सही उत्तर बी है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने कहा है निम्न के 0.1 m जलीय मोलल विलयन में न्यूनतम हिमांक किसका है। हमें बताना है, इन्होंने विलयन दे रखे हैं सबकी, इन्होंने मोललता एक जैसी दे रखी है, मोललता कितनी यानी सांद्रता सबकी बराबर है, ये है 0.1 m। कितना है, 0.1 m। और हमें बताना है कि सबसे कम हिमांक किसका होगा, इनमें से सबसे कम हिमांक किसका होगा। 4 विलियन दे रखे हैं, उत्तर लिखो जल्दी जल्दी, बताओ। अणु संख्या गुणधर्म तो पढ़ रखे हैं आपने, अणु संख्या गुणधर्म, सबसे कम हिमांक किसका होगा इन चारों में से, बताओ। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे कम हिमांक किसका होगा। निम्न के 0.1 m जलीय मोलल विलयन में न्यूनतम हिमांक किसका होगा। ए दे रखा है इन्होंने, ए क्या दिया है, ए दिया है पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट यानी K2SO4। K2SO4 किस तरह टूटता है, 2 तो बनते हैं K पॉजिटिव और 1 बनता है SO4 डबल नेगेटिव। दूसरा दिया है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी दिया है सोडियम क्लोराइड। NaCl कैसे टूटता है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तीसरा ऑप्शन दिया है यूरिया, यूरिया NH2CONH2, ये आयनों में टूटता ही नहीं है। उसके बाद दिया है इन्होंने ग्लूकोज, डी में दिया है ग्लूकोज C6H12O6। तो हिमांक उसका होगा सबसे कम जिसके सबसे ज्यादा आयन बनेंगे। इसके कितने आयन बने, 2 और 1 3, इसके तो बने 3 आयन। यदि इन्होंने कहा है ना कि इसका भी 0.1 m विलियन है, 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 तो यदि सबके विलियनों की मोलरता इन्होंने हमें बराबर दी है और इसके कितने आयन बनते हैं पोटेशियम सल्फेट के, 2 और 1 3, तो इसका इफेक्ट 0.3 m होगा, क्योंकि हिमांक का अवनमन एक अणु संख्या गुणधर्म है और इसमें कणों की संख्या एक K2SO4 का अणु 3 आयनों में टूटता है, तो 0.1 m कितना हो जाएगा, इफेक्टिव वैल्यू कितनी होगी इसकी, 0.3 m। और ये कितने आयनों में टूटता है, 2 में, तो इसकी इफेक्टिव वैल्यू होगी 0.2 m। ये आयनों में टूटता नहीं है, 0.1 m ही रहेगा, और ये भी नहीं टूटता है तो 0.1 m ही रहेगा। सबसे ज्यादा आयन किसने बनाए, इसने बनाए, इसलिए m का इफेक्टिव वैल्यू इसमें सबसे ज्यादा होगा मोलरता। और जिसके अंदर आयनों की संख्या सबसे ज्यादा है, कणों की संख्या सबसे ज्यादा है, उसी का हिमांक क्या होगा, सबसे कम होगा। इसलिए हमारा उत्तर कौन सा क्वेश्चन था, चौथे का उत्तर क्या होगा, ए। अब देख लो आपने क्या लगाया है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा, ध्यान रखना आपको। अणु संख्या गुणधर्मों का सवाल ऑब्जेक्टिव जरूर आता है पेपर में, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, परासरण दाब, वाष्प दाब, ये चीजें पेपर में 4 ये मैंने बात बताई, इनमें से जरूर आता है क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, चलो। 5वें क्वेश्चन में कहा है, देखो 2mH2SO4 की नॉर्मलता होगी, 2mH2SO4 की नॉर्मलता बताओ कितनी होगी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी जल्दी लिखो उत्तर, कितनी होगी बताओ नॉर्मलता 2mH2SO4 की। क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 5, ये चौथा क्वेश्चन था, ये 5वां। भाई हमारे पास H2SO4 है, मुझे एक बात बताओ, H2SO आपने लिख दिया क्या उत्तर,
H2SO4 के लिए आप n का मान बता सकते हो क्या कितना होता है? n का मतलब क्या होता है? n का मतलब होता है अम्ल की क्षारकता, क्षार की अम्लता, लवण का आवेश। सिखा रखा है ना तुल्यांकी भार में। n का मतलब क्या होता है? ये अम्ल है तो अम्ल की क्षारकता होगी। क्षारकता कह दो या क्षारीयता कह दो या भास्मिकता कह दो, एक ही बात है। कितने H हैं इसके पास? 2 हैं, तो इसके लिए n का मान 2 है। तो इन्होंने हमें कहा है, मोलरता दी है, मोलरता इन्होंने दी है हमें 2, और नॉर्मलता हमारे से पूछी है। मैंने आपको मोलरता और नॉर्मलता में संबंध बता रखा है कि कैसे निकाला जाता है। क्या बता रखा है कि नॉर्मलता यदि निकालनी हो तो मोलरता को आप गुणा कर दो n से। ये फार्मूला बहुत काम का है, ध्यान रखो। नॉर्मलता निकालनी है तो मोलरता को n से मल्टीप्लाई कर दो। तो मोलरता कितनी है? 2, और n का मान कितना है? 2। क्यों है n का मान 2? क्योंकि इसमें 2 विस्थापनीय H पॉजिटिव आयन है। तो हमारे नॉर्मलता कितना आ जाएगा? 4। अब देखो कौन सा उत्तर है सही। 4 कौन सा है? ए। तो पांचवे का सही उत्तर क्या होगा? ए होगा। देख लो आपने क्या लगाया उत्तर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। पांचवे का सही उत्तर क्या होगा? ए। चलो छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन, विलयन के अणु संख्या गुणधर्म निर्भर करते हैं। विलयन के अणु संख्या गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? ऑप्शन ए, केवल विलय की प्रकृति पर। केवल विलय की प्रकृति पर। ऑप्शन बी, विलय तथा विलायक दोनों की प्रकृति पर। विलय तथा विलायक दोनों की प्रकृति पर। ऑप्शन सी, विलय कणों की संख्या पर। ऑप्शन डी, विलायक कणों की संख्या पर। बताओ सही उत्तर क्या है? भाई अणु संख्या गुणधर्म तो कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, और वो भी किसके? विलय के कणों की संख्या पर। तो सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। इसका तो सही उत्तर सी है छठे का। सातवें क्वेश्चन का आते हैं। सातवां क्वेश्चन दे रखा है, वाष्प दाब के लिए अवनमन अधिकतम होगा। वाष्प दाब का अवनमन सबसे ज्यादा किसमें होगा? 4 ऑप्शन दिए हैं। 0.1 MbAcl2। आप बताओ पहले उत्तर आपका क्या है? आपका उत्तर क्या है, फिर मैं बताता हूँ। कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 7। सातवां क्वेश्चन है। आप बताओ, लगा दिया उत्तर? भाई मुझे बताओ, 0.1 MbAcl2, 0.1 MbAcl2 दिया है इन्होंने। एक तो ये दिया है, और एक दिया है इन्होंने 0.1 M ग्लूकोज। 0.1 M ग्लूकोज, 0.1 M ग्लूकोज दिया है। एक दिया है इन्होंने 0.1 M मैग्नीशियम सल्फेट। 0.1 M मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4। और एक दिया है इन्होंने, क्या दिया है? यूरिया लिखा है, खाली यूरिया। यूरिया क्या, 0.1 M यूरिया लिखना चाहिएगा इन्हें। ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, ए, बी, सी और डी। और 7वें क्वेश्चन में पूछा गया, वाष्प दाब के लिए अवनमन सबसे ज्यादा किसमें होगा? भाई वाष्प दाब के लिए अवनमन सबसे ज्यादा उसमें होगा जिसके लिए जो प्रभावी मोलरता है वो सबसे ज्यादा होगी, इफेक्टिव मोलरिटी सबसे ज्यादा होगी, यानी जिसके सबसे ज्यादा आयन बनेंगे। इसमें कितने आयन बनेंगे बताओ? इसमें Ba पॉजिटिव डबल और 2 बनेंगे Cl नेगेटिव, 3 आयन बने। इसमें ग्लूकोज में तो आयन बनते ही नहीं है। मैग्नीशियम सल्फेट में 2 आयन बनेंगे, Mg डबल पॉजिटिव और SO4 डबल नेगेटिव। यूरिया में तो आयन बनते ही नहीं है। जब इसमें आयन नहीं बनते तो इसका इफेक्ट होगा 0.1 M। 2 आयन बनते हैं, 0.2 M का इफेक्ट होगा। इसमें आयन नहीं बनते हैं, 0.1 M का इफेक्ट होगा। इसमें 3 आयन बनते हैं तो 0.3 M का इफेक्ट होगा। तो सबसे ज्यादा प्रभावी मोलरता इसकी आई है, किसकी? BaCl2 की, क्योंकि 3 आयनों में टूटता है। इसलिए सबसे ज्यादा वाष्प दाब का अवनमन किसमें होगा? 0.1 M BaCl2 में होगा, यानी सही उत्तर है ए। देखो आपको ये सवाल समझ में आता है क्या? मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, वाष्प दाब का अवनमन और परासरण दाब, इनके ऊपर सवाल जरूर आएगा, ऑब्जेक्टिव सवाल। ध्यान रखना है आपको। कभी फिर कहोगी सर ने बताया था और क्वेश्चन आ भी गया, हमने तैयारी भी नहीं करी। तैयारी कर लो ढंग से। 8वां क्वेश्चन देखो। चलो 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 8वां क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से। लगाओ 8वें के आंसर। 8वें के आंसर लगाओ जल्दी जल्दी। लगा रहे बेटे आंसर?
जल्दी जल्दी लगाओ, 8वें का उत्तर क्या है फिर बताता हूँ। ये तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, हालांकि इस क्वेश्चन को इस बार 30% में हटा दिया गया है, पर फिर भी क्वेश्चन तो ये आना चाहिए। कुछ पता नहीं चलता है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हटा दी गई है और फिर भी क्वेश्चन आ जाएगा। भाई हमारे बहुत सारे स्टेट बोर्ड ऐसे हैं जिनका सिलेबस चेंज हो चुका है, एनसीईआरटी लगा दिया गया है, पर फिर भी पुराने सिलेबस के क्वेश्चन अब भी आ जाते हैं पेपर में। और हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन तो पुराने सिलेबस का है, ये क्यों आ गया, ये तो नए सिलेबस में है ही नहीं। इसी तरीके से बिल्कुल भी इतना यकीन मत करना कि जो 30% रिड्यूस हो गया है उसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, इसलिए कंसेप्ट सारे क्लियर रखो अपने, तैयार रहो हर तरीके से। ऐसा ना हो कि कभी वहां जाके आप परेशान हो जाओ। 8वां क्वेश्चन में कहा है वान हाफ गुणक का मान केसीएल, एनएसीएल और K2SO4 के लिए। भाई 8वें में एक तो केसीएल और एक NaCl, NaCl और एक K2SO4, इनके लिए वान हाफ गुणक बताना है। बस सीधी बात है, आयनों में तोड़ो, कितने आयन बनेंगे इसके, के पॉजिटिव Cl नेगेटिव, 2 आयन बने तो इसके लिए 2 होगा वान हाफ गुणक का मान। इसके कितने आयन बनेंगे, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, इसके लिए भी 2 ही होगा क्योंकि 2 आयन बने। इसके कितने आयन बनेंगे, 2 तो बनेंगे K पॉजिटिव, एक बनेगा SO4 डबल नेगेटिव, कितने बने 3 आयन, तो 3। उत्तर देखो 2 2 3 किस में आ रहा है, 2 2 3, 2 2 3 है बी में, तो 8वें का सही उत्तर क्या है, बी है। 8वें का सही उत्तर बी है। अब देखो वान हाफ गुणक का मतलब होता है कि कोई भी आपका जो स्पीसीज है या विद्युत अपघटय है वो कितने आयनों में टूटता है, या फिर आप कह सकते हो कि प्रारंभ में कण और टूटने के बाद या घुलने के बाद या जुड़ने संगुणन के बाद कितने कण उसमें हुए हैं, इसका जो अनुपात होता है उसे कहते हैं वान हाफ गुणक। ठीक है, संगुणन या वियोजन के बाद कणों की संख्या बटे प्रारंभ में कणों की संख्या, ये फार्मूला मैंने आपको सिखा रखा है। आई का वान हाफ गुणक या वान हाफ गुणांक कह दो, आई से प्रदर्शित करते हैं। 9वां क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे, 9वां क्वेश्चन, राउल्ट का नियम संबंधित है, बताओ किससे संबंधित है राउल्ट का नियम। ऑप्शन ए क्वथनांक से, ऑप्शन बी हिमांक से, ऑप्शन सी वाष्प दाब से, ऑप्शन डी परासरण दाब से। बताओ राउल्ट का नियम किससे संबंधित है, जल्दी जल्दी लिखो आंसर, आंसर लिखो जल्दी जल्दी, चैट बॉक्स में भी लिखो, अपनी नोटबुक पे भी लिखो। बताओ राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम 2 पढ़ाए थे ना आपको, एक तो द्रव द्रव का मिश्रण पढ़ाया था, एक पढ़ाया था मैंने आपको राउल्ट के नियम में कि जब किसी ठोस पदार्थ को द्रव में घोला जाता है वहां भी राउल्ट का नियम लगता है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, तो वाष्प दाब का ही तो जिक्र किया है मैंने यहाँ, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, किससे संबंधित है, वाष्प दाब से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर है सी, राउल्ट का नियम वाष्प दाब से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, विलयन जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं, जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए समाकृतिक विलयन, ऑप्शन बी समावयवी, ऑप्शन सी अति परासरी, ऑप्शन डी समपरासरी। विलयन जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं क्या कहलाएंगे, बताओ, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बताओ क्या कहलाते हैं, समपरासरी। समपरासरी उन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके परासरण दाब समान होते हैं। यदि आपके पास 2 समपरासरी विलयन हैं और आपने दोनों को पृथक कर दिया है किसी अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, तो दोनों विलयनों के बीच परासरण की क्रिया कतई नहीं होगी, क्योंकि दोनों के परासरण दाब बराबर हैं और दोनों की सांद्रता बराबर है, दोनों के वाष्प दाब भी बराबर हैं, इसलिए परासरण की क्रिया होती ही नहीं है। और ये क्वेश्चन भी आता है पेपर में कि समपरासरी विलयनों के बीच परासरण की क्रिया होती है या नहीं होती है, होती है तो क्यों होती है और नहीं होती है तो क्यों नहीं होती। ठीक है, ध्यान रखना है, समपरासरी विलयन कहते हैं। अब आते हैं हम 11वें क्वेश्चन पे। 11वें क्वेश्चन देखो अपनी स्क्रीन पे आप जल्दी से और सॉल्व करो इसे 11वें क्वेश्चन को। 11वां क्वेश्चन है 120 ग्राम यूरिया में 1000 ग्राम जल मिलाने पर 1.15 ग्राम प्रति लीटर विलयन का घनत्व प्राप्त होता है।
विलयन की मोलरता है, विलयन की मोलरता हमें बतानी है कितनी होगी। बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। करो सॉल्व, 1 मिनट है आपके पास, सॉल्व करो और उत्तर बताओ सही क्या होगा इसका। 120 ग्राम यूरिया में 1000 ग्राम जल मिलाने पर 1.15 ग्राम प्रति लीटर विलयन का घनत्व प्राप्त होता है। विलयन की मोलरता बतानी है। क्या बतानी है? मोलरता। भाई 120 ग्राम यूरिया, यहां तो मैं लिख रहा हूं यूरिया, आप सॉल्व करो, उत्तर लिखो। मैं धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा हूं। यूरिया दे रखा है इन्होंने, और यूरिया विलेय है तो मैं बी लिख दूंगा, और यहां लिखूंगा मैं जल या वाटर। ये है आपका विलायक, इसे हमने ए लिख दिया, और यहां है आपका विलयन, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को आप लिख सकते हो टी। क्या लिख सकते हो? टी। तो बी ए टी, चाहे आप कैपिटल लिख लो या स्मॉल लिख लो, एक ही बात है। इन्होंने कहा है 120 ग्राम यूरिया, यानी इन्होंने डब्ल्यू बी दे रखा है 120 ग्राम, ये लिख लिया हमने, 120 ग्राम दे रखा है। 1000 ग्राम पानी में मिलाने पर डब्ल्यू ए दे रखा है इन्होंने 1000 ग्राम। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, विलयन का कुल द्रव्यमान निकाल लोगे आप? भाई 1000 तो ये है, 120 ये है, तो कितना हो जाएगा? 1120 ग्राम। जोड़ के तो जो लिखा हमने, यूरिया 120 ग्राम था, पानी 1000 ग्राम था, तो 1000 ग्राम पानी और 120 ग्राम यूरिया, तो 1120 ग्राम हो गया पूरा विलयन। फिर इन्होंने कहा है घनत्व दिया है विलयन का 1.15 ग्राम प्रति लीटर। इसका घनत्व दिया है 1.15 ग्राम प्रति लीटर। ठीक है, ग्राम प्रति लीटर नहीं होगा, ग्राम प्रति एमएल होगा, ग्राम प्रति एमएल। 1.15 ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर ही है भाई, ये तो क्या है? ग्राम प्रति लीटर है, ग्राम प्रति एमएल होना चाहिए, गलत छपा हुआ इसमें। विलयन का घनत्व प्राप्त होता है, विलयन की मोलरता है, विलयन की मोलरता हमें बतानी है। क्या बतानी है? मोलरता। यहां लिख देता हूं, मोलरता बतानी है। आप एक काम कर लो, फार्मूला तो पढ़ा आपने, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, पढ़ा है ना? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। यहाँ द्रव्यमान का मतलब डब्ल्यू टी है, और आयतन का मतलब वी टी है। तो यदि आपको आयतन निकालना है ना, आयतन निकालना है, तो आप क्या करोगे? ये द्रव्यमान जो है इसे भाग कर दोगे घनत्व से, और द्रव्यमान हमारा कितना आया विलयन का? 1120 ग्राम, और घनत्व कितना है? 1.15 ग्राम प्रति एमएल। तो जब आप 1120 को 1.15 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 973.91, ये आ जाएगा 973.91 मिलीलीटर। ठीक है, इतने एमएल आया। अब आप एक बात बताओ मुझे कि ये हमारा 973.91 मिलीलीटर आया, तो मिलीलीटर को लीटर में तो कन्वर्ट कर दोगे आप, क्योंकि आपको पता है मोलरता में विलयन का आयतन लीटर में चाहिए होता है, तो इसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से भाग करोगे, यानी 973.91 को आप भाग करोगे 1000 से, और जब 1000 से भाग करोगे तो दशमलव यहाँ आ जाएगा नहीं, तो ये आ जाएगा 0.973 लिख दो बस। 0.973 क्या, 974 लिखना चाहिए, 974, क्योंकि हमने यहाँ तक राउंडिंग यदि मार रहे हैं तो जिस अंक को हम छोड़ रहे हैं वो तो 5 से बड़ा है ना, 5 से बड़ा है तो इसे एक बढ़ा के लिख दिया हमने एक अंक, 0.974 लीटर, इसे हमने लीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, और ये यूरिया का सवाल है। किसका सवाल है? यूरिया का। यूरिया का अणुभार तो आपको पता है कितना होता है, याद करा रखा है 60, और नहीं याद है तो आप NH2CO को जोड़ के देख लेना। नाइट्रोजन कितना होता है? 14, प्लस हाइड्रोजन 2 है, 1 होता है परमाणु भार, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, और फिर नाइट्रोजन का 14,
और फिर 2 हैं हाइड्रोजन और उनका है 1। इन सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? इन सबको जोड़ने पर 60 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60। तो हमें बतानी है मोलरता। चलो मोलरता बताते हैं। मोलरता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणा विलयन का आयतन लीटर में। यही तो लगेगा फार्मूला। ये फार्मूला तो आपको याद करवा रखा है, भार बटे अणुभार गुणा आयतन लीटर में। इसमें वैल्यू पुट करो। विलेय का भार कितना है? 120 ग्राम। अणुभार कितना होता है यूरिया का? 60। और आयतन लीटर में कितना आया है? 0.974 0.974 लीटर इतना आया है। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये कैलकुलेट करने पर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2.05। कितना आ जाएगा? कैलकुलेट करके देख लेना, कर दोगे ना कैलकुलेट? देखो ये 2, तो 2/0.974, तो ये आ जाएगा 2.05 के लगभग आ जाएगा। इतना मोल प्रति लीटर, या कैपिटल एम लिख सकते हो आप। 2.05 मोल प्रति लीटर। अब देखो कौन सा उत्तर सही है इसमें से, 11वें में से। 11वें में से सही है डी। तो 11वें का भी डी उत्तर सही है। ठीक है बेटे। तो अब सबसे पहले तो एक काम करो, आप स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज के ये 11 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे और आपके समझ में आए होंगे। इसी तरीके से हम कल लेकर आएंगे अगला चैप्टर, तीसरा जो चैप्टर है, या तीसरा यूनिट कह दो या चैप्टर कह दो, वैसे तो मैं यूनिट के अकॉर्डिंग ही चलता हूं। उसके बहुविकल्पीय क्वेश्चन यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनसे बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं हमारे। ठीक है, बस मेहनत और ईमानदारी से अपनी तैयारी करते रहो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, ओके, बाय।